डियर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह ऑप्शन दे रखे हैं, भक्ति काल, प्रयोगवाद, रीतिकाल या श्रृंगार काल। तो इसका उत्तर है प्रयोगवाद। दूसरा है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया। तो किसको परास्त कर दिया था गोपियों ने। तो इसका उत्तर है ज्ञानी उद्धव को। इसके बाद तीसरा है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है रस, छंद, अलंकार या मुक्तक। तो लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को छंद कहते हैं। तो यहाँ आएगा उत्तर छंद। इसके बाद इसमें चौथा है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे। तो हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरने वाले कौन थे। तो वे थे हालदार साहब। इसके बाद पांचवा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका उत्तर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला छठा है, भोलानाथ का असल नाम क्या था। अमरनाथ, तारकेश्वरनाथ, रमानाथ या बटुकनाथ। तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वरनाथ। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, बालकांड से या अयोध्या कांड से। तो इसका उत्तर होगा बालकांड से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके बाद दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, दृश्य या श्रव्य या दृश्य। तो अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है, ठीक है, दृश्य में। इसके बाद अगला है तीसरा, छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ऑप्शन दे रखे, दोहा, चौपाई। तो इसका उत्तर होगा चौपाई। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसके बाद चौथा है, लखनऊ को नवाबों का कहा जाता है। तो लखनऊ को नवाबों का क्या कहा जाता है, गांव या शहर। तो यहाँ आएगा शहर। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, व्यंजन या स्वर। तो यहाँ आएगा स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद अगला है, कट्टाओं में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे, चांदी की तरह या सोने की तरह। तो यहाँ आएगा चांदी। कट्टाओं में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है, बादल निराला का प्रिय विषय है। तो यह कथन सत्य है। तो यहाँ हमें सत्य लिखना है, सत्य आएगा। इसके बाद दूसरा है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला है, लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ था। चौथा है, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। तो कथन असत्य है क्योंकि बड़े नहीं छोटे साहबजादे थे। असत्य कथन है यह। इसके बाद पांचवा है, गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक कहना होता है। तो कथन सत्य है। और छठा है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो स्तंभ और स्तंभ ब को हमें यहाँ पे मिलाना है। तो स्तंभ अ में लिखा, भोली आत्मकथा, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, काशी में मरण, हिंदी की प्राध्यापिका, वाच्य के प्रकार और पहाड़। स्तंभ ब में है मंगल, शीला अग्रवाल, गंतोक, 3 आत्मकथ्य और अन्योक्ति अलंकार। तो सबसे पहला जो है लिखा है भोली आत्मकथा।
इसकी जोड़ी बनेगी आत्मकथ्य, क्योंकि आत्मकथ्य कविता में बोला गया है, बोली आत्मकथा। दूसरा है अप्रस्तुत, कथन से प्रस्तुत का बोध, ये अन्योक्ति अलंकार में होता है, तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरा है काशी में मरण भी मंगल माना गया, तो तीसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथे नंबर पे हिंदी की प्राध्यापिका, तो हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, तो चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद पांचवा है वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के प्रकार 3 होते हैं, तो पांचवे की जोड़ी यहाँ बनेगी। और छठे नंबर पे पहाड़ जो कि गंतोक में पाए जाते हैं, तो छठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से ये जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसका पहला है फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है। दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तीसरा है नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था। चौथा है शिवाजी शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। पांचवा है मैया कौन से अनाज को अमनिया कर रही थी। और छठा है धर्म चक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। दूसरे का उत्तर है आचार्य जगन्नाथ। तीसरे प्रश्न का उत्तर है नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। चौथे प्रश्न का उत्तर है लक्षणा शब्द शक्ति। पांचवें प्रश्न का उत्तर है चावल। और छठे का उत्तर है धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं या फिर सारे पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार की मान्यता है, यह उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 6 से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो प्रश्न है रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना के नाम सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहली है 2 रचनाएं और दूसरा है भाव पक्ष। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर हम आगे करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है अथवा मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा अद्भुत रस का स्थायी भाव एवं एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 11 है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए अथवा है कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए अथवा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके 2 उपन्यासों के नाम भी लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो है 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, लिखिए अथवा शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे थे। इसके अथवा में है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है ईश्वर में आस्था रखने वाला। तो जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक, यह उत्तर आएगा इसका आस्तिक। और दूसरा है आंखों के सामने। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। इसके अथवा में जो वाक्य हैं उनको पहचान कर लिखना है। यहाँ पर दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। तो इससे पहला है सुनीता बाजार जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा है शायद आज बारिश होगी। तो यहाँ पर संदेहवाचक है क्योंकि शायद लिखा तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो संदेहवाचक वाक्य है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को
देखकर क्या चिल्लाने लगते थे। और इसके अथवा में है, लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो ये सारे ही हमने 2-2 नंबर तक के प्रश्न देख लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम 3 और 4 नंबर के प्रश्न भी तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।